हाय, हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे CDP CTET के PYQs। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विद। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब है कि इसमें ये बोल रहे हैं कि एक बच्चा जो होता है उसको कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं उसे पहले से पता होती है। ठीक है, मतलब जब उसने अपनी एजुकेशन भी नहीं शुरू करी होती है तो उसे उससे पहले चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत पता होती हैं। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इस चीज़ से एग्री करती है? तो वो स्टेटमेंट है 4। क्यों है 4 स्टेटमेंट? आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जब एक बच्चा जो होता है उसे क्या पता होता है? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। कैसे करता है? क्योंकि एक जब बच्चा होता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है, सबसे पहले वो कहाँ से सीखता है? अपने पेरेंट्स से सीखता है। सीखता तो है ना? तो यही बोल रहे हैं कि जो बच्चा होता है उसे कुछ ना कुछ जो है अपने एनवायरनमेंट से वो सीखता ही है। तो वो कहाँ से सीखता है? तो स्टेटमेंट 4 जो हो जाता है, इस वजह से आंसर ये सही हो जाता है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि वो क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस दैट होल्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ व्हाट दे वुड बिकम एज अडल्ट। यहाँ बोल रहे हैं वुड बिकम, वुड कब आता है? फ्यूचर टेंस में। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करते हैं प्रेजेंट की, आज की। ठीक है, आगे फ्यूचर की बात नहीं करते कि ये बोल रहे हैं, इस ऑप्शन में ये बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ये कुछ सीखते हैं और वो जो हेल्प करता है फ्यूचर में हेल्प करता है, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रेजेंट की बात करता है। ठीक है, इस वजह से ये जो हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट्स देम। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि बच्चे जो होते हैं गुड होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी होती है करप्ट कर देती है। बात तो सही है, लेकिन 100% भी सही नहीं है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये बोलता है कि क्या बोलता है कि प्रेजेंट से उनको मतलब पहले से कुछ आता है। ठीक है, तो ये नहीं आता कि उसमें कि सोसाइटी उनको करप्ट कर देती है। ओके, थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड होते हैं। अनसिविलाइज्ड मतलब होता है कि उन्हें मतलब कुछ भी नहीं आता और उनको जो सिविक सेंस होती है बेसिक वो नहीं आती। बट ऐसा नहीं है, जब वो छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कि नमस्ते बेटा, नमस्ते करो, बड़ों लोगों को नमस्ते करते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, है ना? तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। तो अनसिविलाइज्ड जो होता है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और ये बोल रहे हैं कि उनको सोशलाइजेशन की ज़रूरत है सो दैट वो मोरल ह्यूमन बींग्स बन सके। तो क्या हो जाएगा? इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, changes in emotion, self perception and interpersonal relationship with families, peers and friends are studied under dash domain of development। अब देखो ऑप्शन से समझते हैं। लिंग्विस्टिक जो होता है वो आता है आपका लैंग्वेज से। जहाँ पे भी लैंग्वेज आ जाता है वो होता है आपका लिंग्विस्टिक। मतलब लिंग्विस्टिक का ही मतलब जो दूसरा शब्द जो होता है उसको लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज की बात ही नहीं कही गई तो लिंग्विस्टिक ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कॉग्निटिव होता है जहाँ पे भी आपकी सोच की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसमें उस वाले में आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव सीधा सीधा जाता है थिंकिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्ड आना चाहिए थिंकिंग, पर ऑप्शन में थिंकिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है कि जैसे कि शारीरिक, जैसे कि हाइट, वेट, मसल्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है फिजिकल में। हेयर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो हो जाती है आपकी फिजिकल का पार्ट होती है, लेकिन ये भी बात नहीं कर रहे। तो क्या आंसर हो जाएगा? साइको सोशल। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो सोशल का क्या मतलब होता है कि रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि आपकी रिलेशनशिप किसके साथ? फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, आपके जो सहपाठी हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी है। ठीक है, वो आता है सोशल का पार्ट होता है। फिर आ जाता है साइको। साइको आ जाता है आपका इमोशन, आपका अपना इमोशन, सेल्फ परसेप्शन के अपने बारे में कैसा सोचना, और ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वो आ जाती है साइको में। ठीक है, साइको सोशल। तो सिंपल है कि अब देखो साइको सोशल की ही डेफिनेशन में आता है कि चेंजेस इन इमोशन में
सेल्फ परसेप्शन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप, ये जब 3 वर्ड आ जाते हैं तो ये आंसर किस में जाएगा? साइको सोशल में। अब इससे आप ये बाकी ऑप्शंस भी लगा सकते हो। जहाँ पे भी लैंग्वेज आएगा तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? लिंग्विस्टिक। जहाँ पे भी थिंकिंग से रिलेटेड आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव। और फिजिकल से क्या आएगा? जो भी हमारी हाइट, वेट, बॉडी मास, मसल और हेयर ग्रोथ, ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल अपीयरेंस या फिर जो भी है फिजिकल से रिलेटेड, तो वो आ जाता है आपके फिजिकल में। ठीक है, और जहाँ सोशल और साइको जहाँ पे अपने बारे में आ जाता है और सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में आ जाता है, वो हो जाता है आपका साइको सोशल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट ए कल्चर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिक जेंडर की। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो। ठीक है, सीडीपी में इतना सारा नहीं पढ़ना, इसमें चीज़ें जो हैं बस थोड़ी थोड़ी बेसिक्स अगर पढ़ना चाहते हो तो बेसिक से हो जाएगा काम, लेकिन अगर क्वेश्चंस को ना समझ के करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें बहुत बेसिक से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जेंडर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट या फिर एटीट्यूड, स्किल और पर्सनैलिटी जो आती है, और वो कौन देता है? एक कल्चर जो होता है, कल्चर डिसाइड करता है कि जैसे कि सपोज कि घर के काम जो है किसको करने चाहिए? फीमेल्स को करने चाहिए। बाहर के काम क्या है? मेल्स को करने चाहिए। रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि मतलब वो प्लेट उठा के भी नहीं रखते। ठीक है, जो लड़के होते हैं, है ना, पर लड़कियों को सिखाया जाता है। तो ये कहाँ से आता है? तो ये आता है आपका कल्चर से। ठीक, अब ये जो स्पेसिफिक जेंडर की जब बात होती है तो इसको क्या बोलते हैं? ये जेंडर रोल्स होते हैं कि लड़के ये करेंगे, लड़कियां ये करेंगी, तो ये आ जाता है आपका जेंडर रोल्स। ठीक, और ये कौन डिसाइड करता है? आपका ये कल्चर डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है। ये कहीं पे ऐसा तो है नहीं कि नियम लिखे हुए हैं कि लॉ है कि ये चीज़ें ऐसे है कि इसको ये लड़का ही करना चाहिए, और जैसे है कार चलानी है सिर्फ लड़का चलाएगा, लड़की नहीं चलाएंगी, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ भी नहीं बनाया। तो जो लॉ नहीं है ये कहाँ से आते हैं? ये क्या हो जाते हैं? हमारी सोसाइटी होती है, कल्चर होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कल्चरली डिफाइंड। ओके, अब चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम है और उसमें क्या होता है, जितनी भी करिकुलम होती हैं, अडेप्टेशन होती है, शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, बेसिकली जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें जो स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं जब उनको अडेप्ट करते हैं तो क्यों अडेप्ट करते हैं? उससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है, लोअर स्टैंडर्ड हो जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। हम स्पेशल चिल्ड्रन को हम लेते हैं तो हम इसलिए नहीं लेते कि अपना स्टैंडर्ड को लोअर करने के लिए। हम क्यों लेते हैं? क्यों? हम अपना स्टैंडर्ड अच्छा कर पाएँ कि हर बच्चा जो है उसको एजुकेशन मिल पाए। तो इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड क्या होगा? हाई होगा, बढ़ेगा ही, है ना, गिरेगा तो नहीं। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में हाई करने के लिए, अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए होता है, कि अपना स्टैंडर्ड गिराने के लिए नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। इंक्लूसिव क्लासरूम में ही यही है कि बढ़ावा देना, अच्छा करना, और जहाँ पे यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं और यहाँ क्या बोल रहे हैं? लोअर करना स्टैंडर्ड को, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब रीज़न क्या है कि स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। देखो, इसको क्वेश्चन को करने का पहले ये है कि इसको स्टेटमेंट 1 समझो, स्टेटमेंट 2 समझो। पहले देखो कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, फिर ये वाला देखो, जैसे हमारे केस में ये गलत है, फिर ये वाला स्टेटमेंट देखो कि ये सही है कि नहीं। फिर उसके बाद देखो, अगर ये सही है तो फिर उस हिसाब से लग जाएगा ऑप्शन, और गलत है तो फिर उधर लग जाएगा। फिर ये होता है ना कि इसमें कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर दोनों सही होते हैं, फिर जब अगर सपोज ये सही है, हमने माना एक बार को ये सही है, हमने स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया, फिर हम देखेंगे कि ये जो है रीज़न इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये लास्ट में आता है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। पहले ये देखो ए सही है कि नहीं, फिर रीज़न सही है कि नहीं, फिर उसके बाद है आगे की चीज़ें। ठीक है,
आगे समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया। देखो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब पहले रीजन देखो, स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। अब बोल रहे हैं कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें बेसिकली, पहले ये बताओ स्पेशल चिल्ड्रन होते कौन है। स्पेशल चिल्ड्रन वो होते हैं जो बेसिकली डिसेबल जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो अब ये बताओ जो डिसेबल चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, क्या वो पढ़ नहीं सकते? क्या उनमें पोटेंशियल नहीं होता पढ़ने का? होता है ना। तो फिर यही बोल रहे हैं स्टेटमेंट कि स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनमें पोटेंशियल ही नहीं है मेन स्ट्रीम क्लासरूम में पढ़ने का। तो ऑब्वियसली गलत हो जाता है ना, खुद ही बताओ। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ऑब्वियसली स्पेशल चिल्ड्रन पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ये भी गलत हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 का फर्स्ट। ठीक है, अब इस वाले में ये बताओ इसमें क्या चाहिए था हमें समझने के लिए, थोड़े से बेसिक ही चाहिए था थ्योरी में। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अब देखो ऑप्शन समझते हैं। प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब देखो ऐसे देखो, जिसने नहीं पढ़ा जीन पियाजे की थ्योरी, उसकी इस वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको समझने के लिए। अब क्या बोल रहे हैं, अब भूल जाओ कि क्या है, ठीक है, जीन पियाजे भूल जाओ। अब ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि हमें जो है, जो हमने पहले पढ़ा है, वो हम जब कुछ नया पढ़ते हैं क्या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? खुद ही बताओ, पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। क्यों पड़ती है? कभी कभी हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, हम उसमें से कुछ ऐसे निकाल लेते हैं कि जो आगे वाला टॉपिक होता है उसमें हमें मदद चाहिए होती है, ठीक है, हेल्प मिल जाती है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैच्योरेशन डोंट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जैसे क्या कह रहे हैं कि मैच्योरेशन जो होती है वो हेल्प नहीं करती। खुद ही बताओ, एक बच्चा अगर थोड़ा मैच्योर है, एक बच्चा थोड़ा कम है, ठीक है, अब मैच्योर बच्चा जल्दी सीखेगा है कि नहीं? जल्दी सीखेगा, मैं उसे कुछ समझाऊंगी वो उसे जल्दी समझ में आ जाएगी। एक बच्चा जो है जिसकी मैच्योरेशन इतनी नहीं है लेकिन वो समझ जाएगा, लेकिन उसे समझने में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मैच्योरेशन एक रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो खुद ही बताओ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। Learning experiences depend on children's current level of cognitive functioning। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चे की जो लर्निंग के एक्सपीरियंस होता है, जो उनका करंट, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हेल्प करता है। जैसे कि एक बच्चे को समझने के लिए, एक 5th क्लास का बच्चा है, ठीक है, अब उसको पढ़ाना है तो उसको क्या होगा, उसको 5th लेवल का चीज़ें जो है 5th क्लास की लेवल की चीज़ें समझ में आ जाएंगे। अब जब वो 6th में जाएगा तो वो क्या कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। कैसे? कुछ टॉपिक जो होते हैं वो 5th क्लास के थोड़े से और बड़े होके आते हैं, ठीक है, वास्ट हो जाता है थोड़ा टॉपिक, तो उसको जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा। तो ये सेकंड वाले जो पॉइंट है ना, मैच्योरेशन वाला, उसी का ही पार्ट है पर उसको पॉजिटिव ही करके लिखा है। ठीक है, तो अब ये खुद ही बताओ कि एक जो है लर्निंग, जो उसके एक्सपीरियंस होगा पहले का, उसको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, उसको जो समझने की जो है चीज़ें उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 4th देखते हैं कि मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। अब मेमोराइजेशन क्या है कि जिसमें बोलते हैं कि याद करना जो है हमारे, एक चीज़ समझ लो, जितना भी याद करना है, रट्टा मारना है, ये जो है नहीं बोला गया है, इसको क्या करा है, प्रायोरिटी नहीं दी गई है, इसको ख़त्म करने की बोला है कि बच्चे जो है याद ना करें बल्कि चीज़ों को समझे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा कि मेमोराइजेशन जो है प्रायोरिटी नहीं दी गई है। वही बोला गया है कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस है जो होता है उसको प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, याद करने को, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब जिसे नहीं पता होगा जीन पियाजे थ्योरी, तो अगर ऑप्शन भी समझ लो ना तो ये फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। तो वो वियोत्स्की जो थे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे देखते थे? इफेक्टिव एडॉप्शन टू द एनवायरनमेंट प्रोसेस। तो जी नहीं, कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलपमेंट जो था उनके लिए क्या था, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस था। कोलैबोरेटिव प्रोसेस कैसे हो जाता है कि मिलके, जैसे सोशल इंटरेक्शन से, फ्रेंड्स से, फैमिली से और अपने पियर्स से, ठीक है, और कल्चर हो जाता है, लैंग्वेज हो जाता है, स्टेप फोल्डिंग आ जाती है ना। तो ये होता है वियोत्स्की का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस था कि मिलके, ठीक है, मिलके सीखना। तो ये है, फिर आगे बढ़ते हैं। While proposing the relationship between language and thinking process, Lev Vygotsky conceptualized language as। तो उन्होंने क्या बोला था, वियोत्स्की ने जो लैंग्वेज था उन्होंने क्या बोला था कि लैंग्वेज और थिंकिंग प्रोसेस के बीच में क्या रिलेशन होता है? इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन। तो ये गलत हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं होता, दोनों में रिलेशनशिप होती है पर, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कल्चर टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज। तो ये आंसर जो है ये सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब लैंग्वेज जो होती है आपको विचार, थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, आपके विचार रूप में, आपके जो चीज़ों को सोच जो होती है, आप कैसे सोचते हो, तो आप उस, अगर आपने कुछ सोचा है तो आप उसको बताओगे ना दूसरों को, ठीक है। कुछ आपने किसी ने आपको कुछ कहा है या फिर आपको अपनी बात रखनी है, तो आप अपनी भाषा जो होती है, लैंग्वेज को आप यूज़ करोगे। तो दोनों में क्या हुआ, संबंध हुआ कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से डिपेंड हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, ये कल्चर टूल है कि आपको हेल्प करता है बहुत तरीके से, मल्टीपल वेज का मतलब होता है बहुत तरीकों से आपको मदद करता है। अब यहाँ कह रहे हैं फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच यूज टू ओनली फुलफिल बेसिक नीड्स। अब यहाँ पे जहाँ पे भी ओनली का ऑप्शन आ जाए उसे आग बंद करके गलत कर दो, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन सही नहीं होता, ओनली वाला जितना भी है 99% जो है ऑप्शन ये होता ही नहीं है ओनली वाला। ओनली का मतलब यहाँ हो जाता है कि सिर्फ बोलने के लिए और हमारी जो सिर्फ बेसिक जो नीड्स होती हैं उसके लिए हम जो होती है इनका लैंग्वेज का यूज़ करते हैं थिंकिंग प्रोसेस में। तो ये गलत है, हम लैंग्वेज को बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, बेसिक नीड्स के लिए नहीं यूज़ करते। फिर यहाँ आता है हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अब हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा, ठीक है, बाधा डालती है। भाषा जो है बाधा नहीं डालती, ठीक है, हमारी मदद करती है। तो ये भी ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, ये, ओके। Which of the following is an example of performance goal orientation? अब performance goal orientation क्या होता है? परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन होता है कि सिर्फ हमें क्या है, हमें सिर्फ नंबर चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप हो, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें, तुम चाहते हो तुम्हारा पेपर जो सी टेक का है वो क्लियर हो जाए। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा लक्ष्य हो गया, ठीक है। गोल वही होता है कि गोल ओरिएंटेशन होता है कि आपका लक्ष्य है कि आपका सी टेक का पेपर क्लियर हो जाए, बस, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, इतना टॉपिक को समझोगे नहीं, बस आप चाहते हो कि कुछ साइड टॉपिक्स भी नहीं पढ़ोगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ोगे, और उनमें क्या करोगे, ज़्यादा डीप में रिसर्च भी नहीं करोगे, इतना ज़्यादा आप समझोगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ही होगा, है ना। आप चाहते हो आपको एक टॉपिक मिल जाए, जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मिल जाए, उनको समझ लो जल्दी से और एग्ज़ाम पास हो जाए, सीधा सा ये गोल होता है, ठीक है। ये आपका गोल है, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, हमारा एक लक्ष्य पे निर्धारित। तो उस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ए स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट ए गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स। हमें क्या चाहिए, नंबर अच्छे चाहिए, और क्या चाहिए, अच्छा दूसरों से हमारा जो है ज़्यादा नंबर आए, है ना, यही तो चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नहीं देखते कि ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हम ग्रोथ के लिए नहीं पढ़ रहे, हमारा जो है सीधा नंबर चाहिए हमें, हम कोई डीप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं करते क्योंकि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी इतना भी समय नहीं है कि हम और इतने सारे टॉपिक पढ़ें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना।
अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू लर्न एज मच पॉसिबल फ्रॉम द टीचर। तो इतना भी नहीं यहाँ पे इस समय इतना हम के सारे टॉपिक्स पढ़ें, जैसे मैंने बोला कि हम सारे टॉपिक्स भी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल सा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है थर्ड। नाइन्थ, फॉलोइंग लेव व्योत्स्की आइडिया अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए एक टीचर को, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। अब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है कि जहाँ पे बच्चे जो है, टीचर जो है एक दूसरे से मतलब टीचर जो हो जाता है स्टूडेंट बन जाता है और स्टूडेंट जो होता है टीचर बन जाता है। बेसिकली एक तरीके का रोल प्लेइंग होता है जहाँ पे बच्चे को बोला जाता है कि तुम मुझे समझाओ कि तुम्हें ये क्या टॉपिक आया है और एक बार को मुझे बता दो, समझा दो, ठीक है। और टीचर जो होता है स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन करता है कि ये बताओ, ये मुझे ये समझ में नहीं आया, इस तरीके से। तो ये होता है रोल प्लेइंग और इसका आंसर यही है। अब देखो ऑप्शन सेकंड बाकी क्यों नहीं होंगे, ऑप्शन अगर नहीं भी आता होगा ना ये एलिमिनेशन हो जाएगा, जैसे कि हमें नहीं पता भी आंसर क्या है। अब सेकंड देखते हैं, डिस्करेज द यूज़ ऑफ कल्चर टूल बाय स्टूडेंट। अब क्या बच्चों को डिस्करेज किया जाएगा, जहाँ पे भी ये नेगेटिव वर्ड आते हैं, डिस्करेज करना, रटना, चीज़ों को याद करवाना, तो ये क्या होता है, आंसर ऑप्शन नहीं होते हैं यूजुअली। तो डिस्करेज नहीं किया जाता कि बच्चों को जो बोला जा रहा है कि नहीं कि ये टूल्स मत यूज़ करो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। डिससेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज बाय द स्टूडेंट। अब क्या आ गया, मेमोराइज करना, याद करना, जैसे मैंने बताया मेमोराइज्ड और याद करना सेम चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये भी गलत ही हो जाएगा। एनकरेज स्टूडेंट टू कॉम्पीट विद ईच अदर, कि बच्चों को मतलब क्या करना, एक दूसरे से मतलब कॉम्पीट करवाना कि तुम भी क्या बोलते हैं कि तुम इससे बेहतर करो, बच्चों को बोलो कि तुम इससे बेहतर करो, दूसरे को बोलो तुम्हें इससे अच्छे नंबर लाने। तो ऐसा थोड़ी ना होता, कॉम्पीट नहीं करवाया जाता, ठीक है, बच्चों को। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ऑप्शन सारे ही 2, 3, 4 गलत हो गए और ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th पे चलते हैं ना। Which of the following are effective strategies to teach new concept? अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से हमें एक बच्चे को न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना है, न्यू टॉपिक सिखाना है, तो कैसे सिखाओगे, उसके लिए क्या सही रहेगा। एग्जाम्पल देना, एक वो बताओ, एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को देंगे तो क्या उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, खुद ही बताओ, होगा ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स, अब नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं कि बच्चों को बता रहे हैं डॉग्स के बारे में, ठीक है, हमने डॉग्स की उनको पिक्चर दिखा दी, ठीक है, सपोज हमने उन्हें पिक्चर दिखा दी, हमने एक उसको बिल्ली की पिक्चर दिखाई है। क्यों दिखाई है बिल्ली की पिक्चर, कि उनको ये बताने के लिए हर चार पैरों वाला जो होता है वो डॉग ही नहीं होता, वो कैट भी हो सकती है। तो ये जो नॉन एग्जाम्पल है कि बिल्ली की फ़ोटो दिखा दी, हम पढ़ा रहे हैं कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में, पर हमने क्या फ़ोटो दिखाई, एक बिल्ली की। तो वो जो नॉन एग्जाम्पल है कि उस टॉपिक्स के बारे में, डॉग के बारे में पढ़ा रहे थे लेकिन हमने एग्जाम्पल किसके बारे में दे दिया, बिल्ली के बारे में, तो उसको बोलते हैं नॉन एग्जाम्पल। जैसे हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं लेकिन हमने ये भी बता दी, स्क्वायर के बारे में बताया, ठीक है, स्क्वायर में 4 लाइनें होती हैं, ट्राइंगल में 3 लाइनें होती हैं, तो हमने स्क्वायर के बारे में बताया लेकिन टॉपिक हमारा कौन सा पढ़ा रहे थे, ट्राइंगल का, पर हमने एग्जाम्पल भी बताया कि स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता ट्राइंगल। तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं नॉन एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स वो होते हैं जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो हम एग्जाम्पल्स देते हैं उनको बोलते हैं एग्जाम्पल्स। तो हम क्या करेंगे, नॉन एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। अगर मछलियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो मछलियों की फ़ोटो दिखाई हमने, तो हम उनको क्या बताएंगे, वेल्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि वेल्स जो होती है हर पानी में तैरने वाली चीज़ मछली नहीं होती, क्योंकि वेल क्या है, एक मैमल है। तो हम क्या करेंगे, ये भी बताएंगे, नॉन एग्जाम्पल भी देंगे उनको, तो ये भी सही हो जाता है। अब है प्रमोशन थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंगस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि हाँ, जैसे कि पहले उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था
तो हम उसको क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट जो हम नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम उससे रिलेट भी करते हैं, है ना। रिलेट करते हैं तो बच्चों को क्या होता है और अच्छे से समझ में आता है। तो हम करेंगे या नहीं करेंगे, रिलेट करेंगे बिल्कुल। तो ये यही बोल रहा है ऑप्शन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि हम उनको क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे और उनको एनकरेज करेंगे याद करने के लिए। अब बताओ, याद करने का जितना भी होता है हम उसको नहीं लेते हैं, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे कौन सा हो जाएंगे ऑप्शन 1 2 3। तो 1 2 3 किस में है, 4th में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं, 11th पे आते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। तो ये अभी हमने करा है ये वाला क्वेश्चन, कि जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट जो होता है अपना रोल बदल लेता है। टीचर क्या हो जाता है, स्टूडेंट बन जाता है, और स्टूडेंट क्या होता है, टीचर बन जाता है। जहाँ पे टीचर क्या बोलता है, उनको बच्चों को बोला जाता है कि हमें टॉपिक समझाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग, रिवर्स हो जाता है रोल। ठीक है, ये है रेसिप्रोकल टीचिंग। अब यहाँ पे है 12th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक फिजा है, एक ये लड़की है फिजा, ठीक है। वो एक टॉपिक है एक्स, एक टॉपिक है जेड। टॉपिक जो है एक्स उसे इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जो जेड टॉपिक है उसमें उसकी बहुत रुचि है, उसे पसंद है वो टॉपिक, इसलिए वो उसको क्या करती है, ज़्यादा अटेंशन दे पाती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो फिजा जो है अपने आप को जो एनालाइज कर रही है उसको क्या बोलते हैं। वो खुद ही बता पा रही है कि मैं जो टॉपिक एक्स जो है वो मुझे परेशानी होती है करने में, लेकिन मुझे टॉपिक जेड जो है मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो टॉपिक इंटरेस्टेड है, मुझे उसमें रुचि है, तो इसलिए मैं उसमें अच्छे से अटेंशन दे पा रही हूँ। तो वो अपने आप को ही एनालाइज कर रही है। जब अपने आप को एनालाइज करते हैं तो उसे बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अपने आप को एनालिसिस, अपने आप की थिंकिंग को एनालाइज करने को ही बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। सिंपल, ठीक। थर्टीन्थ है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट। क्या प्रपोज किया था 13th, बताओ। इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। एक बार बताओ, जो इंटेलिजेंस होती है, क्या जो एकेडमिक सक्सेस का मतलब हो जाता है कि जो आपकी जो सफलता है, जो एग्ज़ाम है, क्या आप उसको क्लियर कर सकते हो कि नहीं, वो आप बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है, क्या बता सकते हो। एक एवरेज बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि एक एवरेज बच्चा जो होता है वो पेपर क्लियर कर लेता है, लेकिन इंटेलिजेंट जो बच्चा जिसको सोचा था, जिससे उम्मीद होती है, वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि उसको सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस चेंजेस ओवर टाइम। इंटेलिजेंस जो होती है आपकी बदलती है, समय के साथ साथ आपकी बदलती है। अब कोई है जो किसी किसी की अगर वो चीज़ें पढ़ता रहता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, तो क्या होगा, उसका ज्ञान पहले कम था एज़ कम्पेयर टू अब अगर उसने बढ़ाया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस जो होती है वो बढ़ती है या फिर घटती है, जो भी है जिस हिसाब से है, इंसान के ऊपर है ना। तो क्या होता है, इंटेलिजेंस जो होती है समय के साथ साथ बदलती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। पर हम बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या होती है, इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड का मतलब क्या आता है कि आपके माता या पिता या दोनों में से आपके पास आती है। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि एक साइंटिस्ट का बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज़रूरी नहीं है। तो जो इंटेलिजेंस होती है वो इनहेरिटेड नहीं होती। फोर्थ है इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड प्रिसाइसली। यहाँ बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस को आप माप सकते हो, लेकिन एकदम सटीक रूप से। ठीक है, कैसे, बिल्कुल सटीक रूप से आप नहीं नाप सकते, कहीं ना मतलब नाप सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ 100% एक्यूरेट आए वो सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, मतलब नाप तो सकते हो, लेकिन वो एकदम ही 100% सही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये बोल रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। अब 14th देखते हैं।
While there exists a possibility of intergroup individual differences, yet most students with autism, बेसिकली यहाँ ऑटिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑटिज्म के में जो कौन सा है, जो ऑटिज्म में आता है आपका आता है ऑप्शन नंबर 4। उनको क्या चाहिए होता है, जो उनकी सेम रूटीन और सेम जो कर रहे हैं रोज़ाना दिन भर, उनको वो चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही चाहिए होती हैं, वो उस पे ही क्या बोलते हैं उसको पालन करते हैं, सख्ती के साथ उनको पालन करते हैं। ये है ऑटिज्म में। ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्म सुपीरियर स्किल ऑफ इमेजिनेटिव प्ले। ठीक है, पहले तो ये समझो कि जो दिखाते हैं, ठीक है, सारे ही ऑटिज्म दिखाएंगे। तो सारे ही जो जिनमें भी बच्चे ऑटिज्म हैं वो ये चीज़ ऑप्शन नंबर 4 दिखाएंगे। सारे ज़रूरी नहीं है कि सुपीरियर स्किल दिखाएंगे या फिर एडवांस्ड सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी दिखाएंगे या एडवांस कम्युनिकेशन स्किल दिखाएंगे। हो सकता है कोई दिखाए, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी दिखाएं। जो सभी दिखाएंगे वो ये है कि वो उनका जो रूटीन जो होता है, जो रोज़ाना दिनचर्या में करते हैं, वो दिखाएंगे, वो उसमें वो रहेंगे सब में। ये चीज़ जो होगी हैबिट कॉमन होगी। 15th देखते हैं। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग। अब ये बताओ, बच्चों को फियर और स्ट्रेस वाले जो होता है एनवायरनमेंट में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अपनी बात मत करना, ठीक है, अपनी नहीं, जो जनरली जो बात की जाती है सीडीपी में उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से फियर स्ट्रेस रखना और एक दूसरे को बच्चों को कॉम्पीट कराना, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती। ये सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव में आ जाते हैं, बच्चों को मतलब नुकसान करता है, ठीक है, सीडीपी के हिसाब से। तो हमें जो है फियर और स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। बच्चों को जो है सीडीपी में बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, एम्पैथी चाहिए, एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, बच्चों को प्यार दिखाना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी ये बच्चों को प्यार और एम्पैथी से दूर लेके जाता है, वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो फियर और स्ट्रेस आ गया है यहाँ पे कि बच्चों को फियर और स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, उनको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब है स्टेटमेंट 2, लर्निंग इज गवर्न्ड ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जहाँ मैंने बताया, जहाँ ओनली आ जाए वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। कि बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक ही फैक्टर चाहिए, गलत। एक्सट्रिंसिक फैक्टर के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर भी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। बस इतना याद रखो, ओनली जहाँ जाए वो स्टेटमेंट गलत ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ए और आर दोनों ही गलत है, और बेसिकली ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन। क्लास इंक्लूजन का एग्जाम्पल कौन सा है? लुकेश हैज़ ट्रबल विथ क्लासीफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज ए सबसेट ऑफ अनदर इंडिया। अब देखो, एक बच्चे को जो होता है, एक टॉपिक जो है, एक कॉन्सेप्ट है, उसे उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो एक बार बताओ कि नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल? नॉर्मल है कि उसको ट्रबल आ रही है कि एक कॉन्सेप्ट है और दूसरे कॉन्सेप्ट से उससे वो रिलेट नहीं कर पा रहा, तो उसे समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है ना? अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि जो इमोशन जो होता है वो क्या करता है, मेमोरी को और लर्निंग को क्या होता है, कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, मतलब अफेक्ट कर सकता है। अब इमोशन जो होते हैं आपके, जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, उसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, तो ये क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, क्या होगा, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होगी, आप अच्छे से खुद से भी अच्छा से पढ़ सकते हो, है ना?
तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो यहाँ बात कर रहे हैं कि एक बच्चा है, उसको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, दूसरा बात कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ और ही बात कर रहा है कि अगर आपके इमोशन सही हैं तो आपको जो है आपको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से वो कुछ बोल रहा है। तो खुद ही बताओ, क्या ये स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, वो कुछ और बोल रहा है, कुछ ये कुछ और बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके, अब है 17th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्चुअली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम का पर्पस क्यों करते हैं, हम बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि क्यों करते हैं। टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन तो ये सही हो गया, क्यों करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कि बच्चे को कहाँ पे सपोर्ट चाहिए, क्या चीज़ है जो उनको समझ नहीं आ रही, जहाँ पे उनको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो वो चीज़ उनको समझ में आ जाएगी और अच्छा कर पाएंगे। तो वही होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कि उनको हल्का सा या थोड़ा बहुत जो भी सपोर्ट या इंस्ट्रक्शन चाहिए वो, ठीक। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर्स। अब पीयर्स होते हैं जो उनके सहपाठी होते हैं वो, और बोल रहे हैं कि उनका जो काम है उसको चेक करना, वो भी कैसे, क्रिटिकली। क्रिटिकली मतलब होता है बहुत ही जांच के, बहुत ही मतलब अच्छे से जांच करना। तो ऐसा नहीं है पीयर्स का, और नहीं करते, क्रिटिकली एसेस नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा 2। फिर बोल रहे हैं टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिजाइन ए करियर गाइडेंस प्रोग्राम एज पर देयर नीड्स। तो ये भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पार्ट नहीं होता है कि उनका पूरा करियर गाइडेंस प्रोग्राम, ये इसमें नहीं आता, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का ये पार्ट नहीं होता। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड। तो ये टीचर्स के लिए नहीं होता, ये चिल्ड्रंस के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इस वजह से 7 ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाता है। 18th, 10-year-old Kakuli is struggling with a difficult math problem. What can her teacher do to enhance her problem solving skills? एक 10 साल का बच्चा है, उसे एक मैथ की प्रॉब्लम में क्या हो रही है, उसे मुश्किल आ रही है, तो टीचर जो है उसको कैसे मदद कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। गिव सीवियर पनिशमेंट सो दैट इट इज़ नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। एक बात बताओ, बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो क्या हम उसको पनिश करेंगे, बहुत मतलब पनिश करेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, ये करेंगे? अपनी बात मत करना, ठीक है, ऐसा नहीं करते हम, सीडीपी में नहीं करते, हम बच्चों को नहीं मारते, उनको हम प्यार से समझाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उसको हम सीधे ही बता देंगे, देखो बेटा ये इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये जो है तुम्हारा सॉल्यूशन, ऐसे करेंगे नहीं, उनको हम डायरेक्ट आंसर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बता दिया, सॉल्यूशन बता दी तो वो सीखेंगे कैसे, फिर हमने वो अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो कर ही नहीं पाएगा, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, उसको बोलेंगे चलो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा मत करो, अगला कर लो, ऐसा भी नहीं करेंगे, हम उसे बताएंगे, उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि पूरा ही छोड़ दो, मत करो, रहने दो, या फिर पूरा ही सॉल्यूशन बता देंगे, ये भी हम नहीं करेंगे। encourage her to keep trying and offer scaffolding when needed। ठीक है, हम उसको बोलेंगे बेटा करो, ठीक है, थोड़ा करने की कोशिश करो, और जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम उसको मदद कर देंगे। स्कैफोल्डिंग वही होता है जहाँ उस बच्चे को मदद की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो अटक रहा है, उसने करा, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, अब उसे निकालने उसने एक स्टेप किया, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, तो हमने उसे थोड़ा बता दिया कि इसमें एक बार ऐसे करके देख लो, तो उसने अच्छा उसने किया, उसे समझ में आया, फिर उसने थोड़ा और किया, फिर वो अटक गया, तो उसे थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दो कि इस तरीके से करके देखो, या फिर जो भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसको बता देंगे, हेल्प कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 का 4। 19, जीन पियाजे परसीव्स to be dash
ठीक है। लेव वियोत्स्की बिलीव्स डैश टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आपको समझ पता होना चाहिए कि पियाजे और वियोत्स्की में थोड़ा बहुत कि क्या है। जीन पियाजे परसीव, उन्होंने क्या बोला था कि ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होती है टू बी ए साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। जो ईगोसेंट्रिक होती है, जो अपने बारे में बात करते हैं कि अब मैं ऐसा हूँ, थोड़ा ईगोसेंट्रिक में जैसे कि थोड़ा लिटिल नार्सिसिस्ट टाइप, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी इमेच्योरिटी हो जाती है, जैसे शो ऑफ करना, अपने बारे में ही बात करना, दूसरों की नहीं सुनना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, है ना, ये जो होते हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोला है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। लेव वियोत्स्की बिलीव प्राइवेट स्पीच जो होती है, प्राइवेट स्पीच जब अपने आप से बात करते हैं टू बी इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन, तो वो क्या होती है, हमें जो होती है वो हेल्प करती है। अपने आप से कभी कभी बात करते हैं ना कि एग्जाम से पहले कि जैसे कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो इस तरह की जो होती हैं, तो वो क्या होती है, अपने आप को हेल्प करती है, सेल्फ रेगुलेशन करती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 19 का ऑप्शन नंबर 2। ओके। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, जो यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है लर्निंग का, उसमें क्या नहीं है, क्या इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स, कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि लेबल करना चाहिए है, और जो लर्नर्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको कैटेगराइज करना चाहिए, लेबल करना चाहिए, जैसे कि ये एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है, ये बहुत स्मार्ट है, इसे कुछ नहीं आता है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि जो नेगेटिव टर्म जो होते हैं, जो बच्चों को, जहाँ बच्चों में मतलब हम प्यार नहीं दे सकते, उनको एम्पैथी नहीं दे सकते, जो भी उन चीज़ों से दूर लेके जाता है, वो ऑप्शन जो हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो हम क्या होता है, बच्चों को लेबल और क्या हो जाएगा, कैटेगराइज करना, ये सही नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वे ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि जितने भी लर्नर्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो होती है, मतलब कैसे वो करें, जो भी उनके बेसिस पे, उनके नॉलेज के हिसाब से वो एक्वायर कर सकें इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को। ऑप्शन नंबर 3, प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर्स अल्टरनेटिव्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट द लर्नर्स नो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं, उनको हम क्या करें कि जो उनको आता है वो हमें, मतलब उनको भी चांस दें, डेमोन्स्ट्रेट करके वो भी बताएं कि उन्हें क्या आता है, उनको भी चांस दें, है ना। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर हम अपना ही सिखाते रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों को क्या आता है, क्या नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स इंटरेस्ट एंड ऑफरिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंगली। अब हर बच्चों का जो होता है इंटरेस्ट होता है ना, तो अब उसको क्या होता है, उन बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है, उस हिसाब से उनको उसमें मतलब चैलेंज इन पॉजिटिव सेंस में उसको और अच्छा करने में उनकी मदद करो, ये बोल रहे हैं। ऑफरिंग चैलेंज अकॉर्डिंगली का यही है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में इसका जो बोल रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में है। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 20, ठीक है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कॉलरबर्ग थ्योरी इज करेक्ट, कौन सी जो थी थ्योरी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मोरल रीजनिंग, तो ये जो होता है ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है कल्चर और जेंडर को इन्होंने क्या बोल रहे हैं, इन्होंने लिया था, ये ऑप्शन बोल रहा है, पर एक्चुअली में इन्होंने नहीं लिया था, और इसके लिए इनको क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था।
तो इन्होंने ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेज, तो इन्होंने क्या था, इन्होंने बिल्कुल बताया है कि एग्जैक्ट स्टेजेस इन्होंने बताए हैं कि कितने स्टेजेस होते हैं, तो ये उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन दी स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड से ये स्टडी नहीं की गई थी। और क्या किया गया था, इंटरव्यूज़ लिए थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इट प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रन, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, मोरल डिलेमा जो था वो आ जाएगा इसमें, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अब है 22, ईच चाइल्ड फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। अब ये बताओ कि जो है एक जो बच्चा होता है उसको क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, किस लिए, खेलने के लिए, एक्सपेरिमेंट, और खुद ही मतलब डिस्कवर कर सके, खुद ही सीख सके, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 है, चाइल्ड इज ए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है, क्योंकि यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि हर बच्चा जो होता है कोई सी भी कंट्री का सेम ही है, कल्चरली सेम है, ये मतलब है कि हर कोई सी भी कंट्री का बच्चा ले लो वो सेम है, सोशली और कल्चरली ये सब चीज़ें आ जाती है, तो ये नहीं है। एक बच्चा जो होता है वो कैसा होता है, सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्ट होता है। एक इंडिया का बच्चा है, उसका जो कल्चर होगा वो उसके हिसाब से बड़ा होगा, जो अमेरिका का बच्चा होगा उसकी सोच अमेरिकन कल्चर के हिसाब से होगी। तो एक बच्चा जो होता है यूनिवर्सल मतलब समान समान नहीं होता बच्चा, ठीक है, अलग अलग होता है, जो भी उनका एनवायरनमेंट होता है वैसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 का फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग, इसमें से कौन सा है जो हमारी जो एनालिटिक मतलब सोचने के बारे में आपको मजबूर कर देती है, ये बोल रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, ये भी थोड़ा सोचने में मजबूर कर रही है। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड, ठीक है, ये जो है बेसिकली आपके एनालिटिकल थिंकिंग में थोड़ा सा ये नहीं आता, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, एक नाम चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ईयर का चाहिए, तो ये जो होती है ये एनालिटिकल थिंकिंग में नहीं आती। विच कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो ये जो होता है इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। अब देखो क्यों होगा, एनालाइटिंग थिंकिंग जो होती है ये पूछा जाता है कि आपका रीजंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा जिसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़े बहुत ज़्यादा, ठीक है, जहाँ हम बता सको ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन 1 में नाम पूछ रहे हैं, एक मिनट, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं कि नाम बताओ, यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा ईयर है, वन वर्ड, यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि अरे ये कैसे हुआ या फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी का क्या रोल था, नहीं, यहाँ एक एक वर्ड बताना है, तो ये क्या हो जाता है आपको एनालिटिकल थिंकिंग में हेल्प नहीं करता, ये थोड़ा मेमोराइजेशन में आ जाता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। विच कंट्रीज वर डायरेक्टली, मतलब पढ़ना तो इसमें भी पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4 में, लेकिन थोड़ा सा ये जिसमें आप बड़ा लिख सको, बड़ा आंसर इस तरीके से समझो जिसमें आप बड़ा आंसर लिख सको, वो हो जाता है आपका एनालिटिकल थिंकिंग। तो इसलिए आपके ये जो हो जाएंगे ऑप्शन 1 2 3 गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, क्यों हुई थी, है ना, ये सारी चीज़ें। 24th, while engaging students who are visually challenged, teacher should use, अब जो हैं जो बच्चे जिन्हें दिखाई कम देता है या फिर बिल्कुल मतलब बहुत कम जिन्हें दिखाई देता है, तो उन टीचर्स उनको कैसे हेल्प कर सकती हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता तो उनको हम कैसे करेंगे, टीचर उनको कैसे करेंगे, तो टीचर शुड यूज़, क्या टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए, तो उन्हें हम यूज़ करेंगे, टीचर यूज़ करेगा ब्रेल। अब ब्रेल है आपका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 3 में, और आगे पढ़ते हैं विच, अच्छा, तो ये क्या है, ब्रेल क्या है, ये एक
देखो ऑडिटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि किस लिए होता है, विजुअली, बच्चों को, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता। और ऑडिटरी का क्या मतलब हो जाता है आपका सुनने से, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्या है, ब्रेल इज ए टेक्टाइल सिस्टम है, ठीक है, हेल्प करती है ये विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को। 25th, You are a teacher who wants to encourage your students to think critically and creatively. ठीक है, which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? आप एक टीचर हो, ठीक है, आप चाहते हो आपका बच्चा जो है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सोचें, बहुत मतलब क्रिएटिवली सोचें, क्रिटिकली, मतलब अच्छे से, और मतलब थोड़ा क्रिएटिवली अच्छे से सोचें हैं, ठीक है। विच ऑफ दी, आप कौन सी स्ट्रेटेजीज आप इस्तेमाल करोगे। पहला है ऑप्शन, देखते हैं, देखो 25th वन, लेक्चरिंग ऑन दी टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डिटेल नोट्स। अगर आप किसी टॉपिक पे आप लेक्चर दोगे, ठीक है, उनको नोट्स भी दोगे, तो आपका बच्चा क्या, आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या क्रिएटिवली सोच लेंगे, क्रिटिकली सोच लेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। सब तो आपने लेक्चर भी दे दिया, नोट्स भी दे दिए, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं कि उन्हें एक प्रोजेक्ट देंगे, असाइनिंग ए प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज। अब देखो प्रोजेक्ट देंगे, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। जब याद करने का आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, वो आंसर होता नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो उसे काट दो है ना। तो मेमोराइज करने का जब होता है, तो याद करने पे, तो बच्चा क्या होता है, स्टूडेंट क्रिएटिवली सोच नहीं पाता। ऑप्शन 3 कह रहा है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, उनसे मतलब क्वेश्चन करना। हमने कोई टॉपिक समझाया उन्हें, ठीक है, हमने उन्हें कोई टॉपिक समझाया, अब उनसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। अगर आपने टॉपिक पढ़ाया जैसे हार्ट के बारे में या लंग्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है, तो आप उनको क्वेश्चन करोगे कि हार्ट में ब्लड कहाँ से पंप होता है, इस तरीके से, है ना। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते हैं, तो आप ये करोगे, इससे क्या होगा, बच्चों को सोचेंगे, बच्चे जो होंगे सोचने पर मजबूर होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू एसेस देयर नॉलेज। अगर आप बच्चों को मल्टीपल चॉइस टेस्ट दोगे, तो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा, इस पर सोचेगा नहीं। पहले तो उसे चीज़ें याद करनी पड़ेंगी क्रिटिकली, क्रिएटिवली। जैसे हम लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा सोचना इतना नहीं हो रहा है, पर इतना नहीं हो पा रहा है जितना जो ओपन एंड क्वेश्चन है, उनको क्वेश्चन करने से जो होगा वो ज़्यादा सोच पाएंगे। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 जो है ज़्यादा बेहतर जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 4 काटा नहीं, ठीक है। आंसर हो सकता है, लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसलिए 25 का आंसर 3 जाता है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग। अब स्टूडेंट लर्निंग के लिए कौन सा जो है इसका असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। एक rubric given to students at the beginning of a project outlining what they need to do achieve a certain grade। तो ये जो है असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग का क्या हो जाएगा, देखो, एक क्विज एंड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास टू चेक फॉर प्रियर नॉलेज। ठीक है, हमें एक बच्चे का क्या करना है, आकलन करना है, ठीक है, असेसमेंट करना है। तो उसको हमें कैसे पता चलेगा, पहले हम उसको जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, हम उसे हमें उसकी पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसे कितना आता है। पहले हमें उसको उसकी नॉलेज जांचनी पड़ेगी। तो हम कैसे जांचेंगे, उसको हम क्विज देंगे, उसको हम सवाल जवाब करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि अच्छा बच्चों को इतना कितना आता है, और इस हिसाब से हम आकलन कर लेंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि हम उसको क्या करेंगे, जो एक टेस्ट है हम उसको दे देंगे जो कि सेम ही है अक्रॉस द कंट्री, पूरे जो हमारे देश में जो टेस्ट सेम है हम वो दे देंगे। तो हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। उस बच्चे ने, बेचारे बच्चे ने कहीं और से नॉलेज ली है, जो भी है उसकी नॉलेज अलग है, वो टेस्ट बिल्कुल सही नहीं बता पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है ए फाइनल एग्जाम दैट कवर्स ऑल द मटेरियल लर्न्ड थ्रू आउट द टर्म। तो ये जितना भी है कि पूरे साल भर जितना भी कर रहा है हम उसका फाइनल एग्जाम लेंगे।
तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो हम उससे भी नहीं पता लगा सकते पीरियड नॉलेज का, ठीक है, याद करने का, बिल्कुल याद करने का आ जाता है इसमें, मटेरियल लर्नड याद करना, तो ये भी नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि एक बच्चे को हम क्या करेंगे, रूब्रिक होती है जिसमें आपका उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ लिखा होता है उसमें कि ये चीज़ें हैं, यही याद करना है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है आपने वो दे दिया और उसको बोला है कि सिर्फ यही पढ़ लो और तुम इससे तुम्हारे जो है नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ये बोल रहा है। तो इससे क्या हम वो आकलन नहीं कर पा रहे एक बच्चे का, ठीक है। हमने तो उनको दे दिया कि बेटा ये है, ये पढ़ लो बस, इससे तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो ये सही नहीं है। ओके, तो यह था हमारे क्वेश्चन नंबर 27th। As compared to boys, girls have an innate tendency to be affected more by social and cultural factors. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो होती हैं लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं सोशल और कल्चर फैक्टर्स से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं, दोनों ही हो जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि मेजॉरिटी अगर गर्ल्स की हैं तो ये गर्ल्स की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बेसिकली ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये इन्नेट टेंडेंसी नहीं होती, ये होती है सोशल टेंडेंसी होती है, इन्नेट नहीं होती, ठीक है। तो ये आंसर जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कॉन्फॉर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। जो CDP है, मॉडर्न एजुकेशन है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये क्या हो जाता है, ये एक बायस्ड स्टेटमेंट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सोचने पे आप सोचोगे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है ना, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही गलत हैं, बोथ A and R इज फॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 27th। हाँ, यहाँ क्या मैंने बताया, इन्नेट टेंडेंसी नहीं होती, ये होती है सोशल टेंडेंसी होती है ना। अब चलते हैं 28। एक स्टेटमेंट वो क्या है, 12 ईयर अमाना get scared every time the teacher asks her to answer or solve the math problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed। तो ये एक 12 साल की बच्ची है, ठीक है। उसे हमेशा जब भी टीचर उससे पूछता है कि आंसर बताने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए मैथ प्रॉब्लम की, कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे, तो उसे क्या होता है, उसे डर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसे टीचर जो होंगे वो उसे डांटेंगे और वो उससे क्या होगा, उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। तो क्या है, ये स्टेटमेंट सही है भाई। बच्चों को लगता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है मतलब ब्लैक बोर्ड पे जाके उनको सॉल्व करने में, ठीक है, और उनका डर भी लगता है कि हमने सॉल्व नहीं किया तो टीचर हमें क्या करेंगे, डांटेंगे। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, व्हेन स्टूडेंट फील अनसेफ एंड एंशियस देयर लर्निंग इज एडवर्सली अफेक्टेड। एक बच्चा जो है, जो सेफ फील नहीं कर रहा, जो नर्वस है, जो एंशियस है, तो वो क्या सीख पाएगा, नहीं। उसका ध्यान यही रहेगा कि यार मुझे टीचर ना बुलाए, है ना, मैं नहीं कर पाई, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी, वो सीख नहीं पाएगा। टीचर उसे समझा रहे होंगे पर वो नहीं सीख पाएगा, तो उससे क्या होगा, उनकी लर्निंग में अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। अब बताओ कि ये जो है इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये वाला जो रीज़न है इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि वो लड़की जो है उसको डर लगता है और उस वजह से क्या होता है, उसकी जो लर्निंग में है उसको अफेक्ट पड़ता है। तो ये सही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कि बोथ A और R सही है और R इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 29th, a teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concept। एक जो है टीचर जो है वो चाहता है या चाहती है
अच्छा, लर्निंग इन हर क्लास चाहती है, ठीक है। एक टीचर है जो चाहती है कि वो उसके बच्चे जो हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से एनालिटिकल मतलब क्रिएटिवली विचार करें, उनमें सोचें, ठीक है, वो करें इस तरीके से। और वो किस चीज़ में करें कि जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको जो पहले पढ़ चुके हैं उससे कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करेगी, इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज़ करेगी। देखो, ऑप्शन 1 है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ए स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू कंप्लीट ए टास्क रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल। अगर एक बच्चे को आप हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप पे बताते जा रहे हो तो क्या वो खुद सोच सकेंगे, एनालिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। Lecturing on new material and providing students with a list of key term to memorize। जहाँ memorize आ जाए वो ऑप्शन को आग बंद करके मना कर दो कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। पर मैं समझा देती हूँ। वो बोल रहे हैं कि आपने उनको एक मतलब सामान दे दिया, ये मटेरियल दे दिया कि ये करना है, और उनको बोल दिया कि ये याद कर लो। तो इससे बच्चा क्या होगा, वो सोच नहीं पाएगा, उसमें कुछ सोचने के लिए आपने दिया ही नहीं कि वो क्या ही सोचेगा। ऑप्शन नंबर 3, असाइन स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक चैप्टर एंड आंसर क्वेश्चन एट द एंड। कि बच्चों को बोल दो कि ये चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद जो आंसर दे रखे हैं ना, क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स कर लो। तो इससे बच्चा क्या सीख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। पीछे वो क्वेश्चन है, उसमें क्या सीखेगा बच्चा? वो कुछ तो सोच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल, यानी कि न्यू जो टॉपिक है, एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक। हाँ देखो, ये होगा। क्यों होगा? आपने जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, न्यू मटेरियल जो भी है, आपने उनसे पूछा, आपने उनके एक्सपीरियंस पूछे कि आपने ऐसा करा है, उनसे क्वेश्चन पूछा, आपने अपने एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में पूछा और उससे आपने कनेक्ट करा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा।